हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन अवर चैनल लर्न विद डॉक्टर प्रगति। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल पर अतिशय गरीबी का माप क्या है। क्रय क्षमता क्या होती है? क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पैरिटी। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं? $1, $1.9, $3.5, $4.5। राइट ऑप्शन क्या है? $1.9। तो आइए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बुक यानी पुस्तक का लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना। और ऑप्शन क्या दे रहे हैं? जॉन डीवी, थॉमस एस कुहन, डेविड हेल्ड, मैनुअल कैस्टल्स। राइट ऑप्शन क्या है? थॉमस एस कुहन राइट आंसर। और द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये बुक प्रथम संस्करण इसका कब आया था? 1962 में। 1962 में इसका प्रथम संस्करण आया है। और ये थॉमस एस कुहन ये अमेरिकी इतिहासकार थे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये मतलब ये जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये विज्ञान के इतिहास के बारे में लिखी गई है। अब अगर बात करें जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी ये अमेरिकन फिलोसोफर हैं और इनकी प्रसिद्ध बुक है द स्कूल एंड सोसाइटी, जो 1899 में आई है। और दर्शन के संबंध में इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो पूछा भी जाता है कभी कभी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। हम चारों ऑप्शन पे इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगले एग्जाम में इसी में से किसी ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाएगा। और डेविड हेल्ड की बात करें तो डेविड हेल्ड एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे। डेविड हेल्ड ने प्रकृति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप की बहुस्तरीय जांच की थी। और इनकी कुछ मतलब प्रसिद्ध पुस्तकें रह चुकी हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी भी जा रही हैं। जैसे ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है 1999 की, और ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन एक ये बुक है। और थर्ड कौन सी है? ग्लोबल इनइक्वालिटी। और फोर्थ है ग्रिडलॉक। और इनकी एक और महत्वपूर्ण बुक है डेमोक्रेसी इन द ग्लोबल ऑर्डर। डेमोक्रेसी इन द ग्लोबल ऑर्डर और मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये अभी 2006 में आई है ये बुक, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये पूछी भी गई है इसी एग्जाम में, मतलब इसके पहले जो एग्जाम हुआ था। फ्रेंड्स, डेविड हेल्ड को अच्छे से लर्न रखिए क्योंकि ये हर बार पूछे जा रहे हैं। और अगर मैनुअल कैस्टल्स की बात करें तो ये स्पेनिश समाजशास्त्री हैं और इनकी भी कुछ प्रसिद्ध बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, मतलब नेटवर्क सोसाइटी का उदय, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, और एंड ऑफ मिलेनियम का अंत, ऐसे करके इनकी भी बुक्स हैं। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सम्मान को बचाने के लिए हत्या यानी ऑनर किलिंग निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? सम्मान को बचाने के लिए हत्या, सम्मान को बचाने के लिए मतलब अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो हत्या की जाती है वो ऑनर किलिंग होती है। और ये किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? परिवार एवं जाति, जाति एवं विधि, विधि एवं विवाह, महिला एवं खॉप। ये खॉप पंचायत होती है ये। और राइट ऑप्शन क्या है? परिवार एवं जाति। ऑनर किलिंग किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? तो परिवार एवं जाति। अब ऑनर किलिंग क्या होती है? परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिला कि उसके सगे संबंधियों द्वारा की जाने वाली हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। ये हत्याएं प्रायः परिवार व समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जाती है। ऑनर किलिंग का मूल कारण औपचारिक शासन का ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाना है। मतलब जो कानून है उसका डर नहीं होता है लोगों में और अपनी सम्मान बचाने के लिए ये हत्याएं की जाती हैं। और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आधुनिकीकरण एवं विकास से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। और थर्ड ऑप्शन क्या दे रहे हैं? विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी और सी। सेकंड ऑप्शन राइट है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। अब जैसे प्रगति यानी अच्छाई में परिवर्तन और विकास, ये यहाँ पे दे रहे हैं विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन, ये भी राइट है। और किसी समाज की विद्यमान दशा में कुछ सकारात्मक प्रगति का नाम विकास है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अधिकतर हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, लर्न रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबद्ध है? सहसंबंध सिद्धांत नातेदारी अध्ययनों में किन विद्वान के साथ संबद्ध है? तो कैथलीन गफ ऑप्शन में दे रहे हैं, और पॉलिन कोलेंडा, सी लेवी स्ट्रास यानी क्लाउड लेवी स्ट्रास, और AR रेडक्लिफ ब्राउन। राइट ऑप्शन क्या है? सी लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप में नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया। लेवी स्ट्रास ने विवाह संबंधों को आधार बनाकर नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया तथा इसके द्वारा सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया। अपने अध्ययन में स्ट्रास ने नारी विनिमय को सामाजिक संबंधों का विकसित करने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा है। और नातेदारी की व्याख्या सामाजिक मानव शास्त्र में दो रूपों में की गई है, एक वंश समूह सिद्धांत और दूसरा विवाह गठबंधन सिद्धांत। वंश समूह सिद्धांत यानी डिसेंट थ्योरी और दूसरा एलायंस थ्योरी। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी GS घुरिये की कृति नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है। कौन सी GS घुरिये की कृति नहीं है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? क्लास, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, द शेड्यूल कम्युनिटी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडियन साधुज। GS घुरिये की कृति नहीं है तो कौन सी नहीं है? द शेड्यूल
कम्युनिटी। द शेड्यूल कम्युनिटी जीएस घुरिये की बुक नहीं है, जीएस घुरिये की बुक है द शेड्यूल ट्राइब्स। कौन सी है? द शेड्यूल ट्राइब्स है जीएस घुरिये की कृति। और ये बुक कब आई थी? 1963 में। और क्लास कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, ये भी जीएस घुरिये की कृति है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी है। इंडियन साधुज, ये भी है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 की बुक है। और कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये 1932 में आई थी। द इंडियन साधुज 1964 में आई थी। इनकी एक और फेमस बुक है जीएस घुरिये की जो अक्सर पूछी जाती है। कौन सी बुक है? कल्चर एंड सोसाइटी, 1945 की बुक है। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? नील जे स्मिल्सर, डब्ल्यू रोस्टो, डेनियल लर्नर, ई.एम. रोजर्स। राइट ऑप्शन क्या है? नील जे स्मिल्सर। ये नील जे स्मिल्सर ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे और इन्होंने आर्थिक समाजशास्त्र की नींव रखी थी। नील जे स्मिल्सर ने किस समाजशास्त्र की नींव रखी थी? आर्थिक समाजशास्त्र की नींव रखी थी। इनकी कुछ फेमस बुक्स रही हैं जैसे थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर और द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, और कंपैरेटिव मेथड्स इन द सोशल साइंसेज। नील जे स्मेल्सर की एक फेमस बुक है जो उन्होंने टॉलकट पार्सन्स के साथ लिखी है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ए स्टडी इन द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल थ्योरी, मतलब अर्थव्यवस्था और समाज, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के एकीकरण में एक अध्ययन, जो 1956 में आई थी। और ये बुक उन्होंने टॉलकट पार्सन्स के साथ लिखी है। अब डब्ल्यू रोस्टो की बात करिए, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे और रोस्टो की एक फेमस पुस्तक रही है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, द स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960, मतलब आर्थिक विकास के चरण एक गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ये डब्ल्यू रोस्टो की बुक रही है। और डेनियल लर्नर की बात करें तो ये अमेरिकी विद्वान एवं लेखक थे जो आधुनिकीकरण सिद्धांत पर अपने अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और ई.एम. रोजर्स ये अमेरिका के प्रख्यात संचार सिद्धांतकार एवं समाजशास्त्री हैं। इनकी भी एक फेमस बुक रही है ई.एम. रोजर्स की, डिफ्यूजन्स ऑफ इनोवेशन, यानी नवाचारों का प्रसार। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि, सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, सिद्धांत शोध का एक परिणाम है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, ये बिल्कुल सही है। सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, जो थ्योरी होती है वो शोध, जो हमारी रिसर्च होती है उसका मार्गदर्शन करता है। और सिद्धांत शोध का परिणाम है, ये दोनों सही हैं। शोध में सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि शोध करते समय सिद्धांत को समझना जरूरी है। जब हम सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो शोध को भी नहीं समझ पाएंगे। और सिद्धांत क्या है? एक सिद्धांत सामान्य विचारों का एक संग्रह है जो कुछ समझाता है
यह अनुसंधान का एक प्रारंभिक बिंदु होता है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने परिवार के रूप में पुनर्लुअन का वर्गीकरण किया है? परिवार के रूप में पुनर्लुअन का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? जीपी मर्डॉक, पीएन प्रभु, एलएच मॉर्गन, केएम कपाड़िया। परिवार के रूप में पुनर्लुअन का वर्गीकरण, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? एलएच मॉर्गन। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री एलएच मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा कि समाज की प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ है। और एलएच मॉर्गन जी ने परिवार के उद्विकास को 5 स्तरों में विभाजित किया है और उसी का एक स्तर है पुनर्लुअन। जो इन्होंने 5 स्तर में परिवार को विभाजित किया है, परिवार के उद्विकास को, उसी का एक स्तर है पुनर्लुअन। और पहला स्तर कौन सा है? समरक्त, यानी ये परिवार के उद्विकास का यह पहला चरण है। और दूसरा कौन सा है? समूह विवाह परिवार। इस चरण में परिवार में समूह विवाह का प्रचलन हुआ करता था और इसे ही दूसरा स्तर समूह विवाह परिवार, यही है पुनर्लुअन परिवार। और तीसरा क्या है? सिस्मांडियन परिवार। यह परिवार के विकास का तीसरा स्तर माना जाता है। इस परिवार के अंतर्गत एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता था, लेकिन परिवार के सभी पुरुष सभी विवाहित स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते थे। और चौथा स्तर कौन सा है? पितृसत्तात्मक परिवार। इस चरण में परिवार में पुरुष की श्रेष्ठता होती थी, वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। पुरुष के अधिकार स्त्रियों की तुलना में अधिक थे। हर कार्य पुरुष की मर्जी से होता था। मध्य एवं दक्षिण एशिया के देशों में इस प्रकार के परिवारों की आज भी प्रधानता है, पितृसत्तात्मक परिवार। और पांचवा स्तर कौन सा है? एक विवाही परिवार। परिवार के उद्विकास का अंतिम और आधुनिक स्तर एक विवाही परिवार है। इसके अंतर्गत एक पुरुष किसी भी एक स्त्री से विवाह करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए जीपी मर्डॉक साहब की, तो ये अमेरिका के मानव विज्ञानी थे। ये जातीय अध्ययन के लिए उनके अनुभवजन्य दृष्टिकोण एवं विभिन्न संस्कृतियों में परिवार एवं रिश्तेदारी की संरचनाओं के अपने अध्ययन के लिए इनको याद किया जाता है। और ये पीएच प्रभु यानी पंढरीनाथ एच प्रभु, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक रही है इनकी। और ये केएम कपाड़िया यानी कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया, भारत में विवाह एवं परिवार, ये इनकी फेमस बुक रही है। ये सब बहुत फेमस बुक्स हैं और हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनिमों का उपयोग किया था? नातेदारी प्रणाली के संबंध में किसका उपयोग किया था? स्वनिमों का। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? क्लाउड लेवी स्ट्रास, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, बी. मैलिनोस्की, एस.एफ. नडेल। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी. लेवी स्ट्रास। स्वनिमो शब्द का संरचनात्मक मानवशास्त्री क्लाउड लेवी स्ट्रास ने किया था, मतलब इस शब्द को दिया था। और लेवी स्ट्रास जी ने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या नातेदारी अणु कहा है। अब ये बात आए कि नातेदारी व्यवस्था को नातेदारी अणु या प्रारंभिक मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा किसने कहा है? तो लेवी स्ट्रास जी ने कहा है। और ये ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम के हैं और इन्हें 2 पुस्तकों के जरिए बहुत ही ख्याति मिली है। द अंडमान आइलैंडर्स, हर बार नेट में पूछी जाती है, और द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स,
और ये मैलिनोवस्की, ये ऑस्ट्रिया यानी हंगरी, ऑस्ट्रिया के हंगरी के मानवविज्ञानी हैं। और एसएफ नडाल, ये भी वियना ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ के मानवविज्ञानी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? भूक्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी। राइट ऑप्शन क्या है? सिविल सोसाइटी। राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है, सिविल सोसाइटी राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है। और भूक्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, ये सब आवश्यक विशेषताएं हैं राज्य की। ये सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज एक अत्यंत अस्पष्ट अवधारणा है जिसकी परिभाषा के बारे में आम सहमति नहीं है। सामान्यतः यह ऐसी सामाजिक संस्थाओं के सामाजिक ताने बाने को इंगित करती है जो राज्य की संस्था के साथ साथ परिवार की संस्था से भी परे होता है। नागरिक समाज ऐसे अंतर्राज्यीय संगठनों, संस्थाओं और आंदोलनों का एक समुच्चय है जो राजनीति, सार्वजनिक नीति और संपूर्ण मानव समाज को अपने क्रियाकलापों से प्रभावित कर न्याय के साथ साथ सभी नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने के लिए वकालत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।